Hi everyone, this is आरती. वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वायरमेंट बाय आरती. सो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है करंट अफेयर से रिलेटेड. जो भी रीसेंट इश्यूज़ हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ नेट पे जो टॉपिक्स थे वो मैं पिकअप करके लाई हूँ और उसको कंपाइल करके मैं एक ही बार में लेके आई हूँ. तो इसमें कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे और मैंने कंपाइल किए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है. ठीक है. अब यूट्यूब के अलावा मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है. अगर आप टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे इन्वायरमेंट बाय आरती तो आपको ये चैनल वहाँ पे मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे मैं PDFs वगैरह शेयर करती हूँ. और दूसरा, इंस्टाग्राम पे भी चैनल है जहाँ पे मैं अपडेट्स जो है वो करती रहती हूँ छोटे छोटे. आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ. दूसरा, यूट्यूब का चैनल तो है ही है, वो आप फॉलो करते रहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्नो लेपर्ड के बारे में. तो स्नो लेपर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है, इसलिए स्नो लेपर्ड जो पढ़ना है वो ज़रूरी हो जाता है. तो आज मैं वही लेके आई हूँ. तो ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू में आया था. ये है स्नो लेपर्ड का जो रिकॉर्ड किया जा रहा है बाल्टाल जोजिला रीजन में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में. इन दोनों जगहों पे क्या किया जा रहा है, कैमरा कैप्चरिंग या कैमरा ट्रैपिंग किया जा रहा है, जिससे कि हमें पता चल सके कि क्या स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन वहाँ पे है और कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये जो स्नो लेपर्ड का रिकॉर्ड है ये बेसिकली उनकी एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड करेगा कि किस तरह से वो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं और क्या वो क्या उनको क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हुआ है, क्या उनको थ्रेट्स हैं वहाँ पे. तो ये सब चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी. अब जो कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज है ये कौन कर रहा है, ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया इन पार्टनरशिप विद JNK's डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं. और स्नो लेपर्ड के अलावा इनको एक और जो होप है यहाँ से, अगर स्नो लेपर्ड आप कैप्चर कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो उसके रिलेटेड जो एनिमल्स हैं जिन पे वो फीड करेगा, जिन पे वो प्रे करेगा, और आगे पीछे जो भी एनिमल्स हैं वो वहाँ पे कैप्चर हो सकते हैं. जो इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं जैसे एशियाटिक इबेक्स है, ब्राउन बेयर है, कश्मीर मस्क डियर है, वो भी वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो एक और चीज़ यहाँ पे ये थी कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग स्टेट्स में क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है. तो उन्होंने अपनी स्टडी जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कंक्लूड कर ली है. उस स्टडी में ये पता चला है कि जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की वो है 50 कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड में वो पॉपुलेशन है 100. तो ये जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन जो काउंट की जा रही है ये अब कहाँ पे किया जा रहा है, ये अब किया जा रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में. ठीक है. तो ये आर्टिकल था बेसिकली जो न्यूज़पेपर में आया था. अगर आप देखें तो ये JNK का मैप है और लद्दाख का मैप है. यहाँ पे ये जो आप साइड पे देख रहे हैं ये आपको बाल्टाल रीजन दिख रहा है और यहाँ पे जोजिला जो रीजन दिख रहा है. जोजिला फेमस है. जो टनल बनाई जा रही है, एशिया की लॉन्गेस्ट टनल यहाँ पे बन रही है जो कनेक्ट करेगी कश्मीर को लद्दाख से. ठीक है. तो ये चीज़ तो हमने देख ली. अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें से हमें पढ़ना है वो क्या है, स्नो लेपर्ड के बारे में. कि स्नो लेपर्ड अगर उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि इन्वायरमेंट का हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में जानना है कि प्रोटेक्शन स्टेटस भी क्या है. ठीक है. क्या उसका हैबिटेट है, क्या उसको थ्रेट्स हैं. तो चलिए वो देखते हैं. सबसे पहले साइंटिफिक नेम जो है इसका वो है पैंथेरा यूनिका. ठीक है. ये आपको याद रखना है. साइंटिफिक नेम स्नो लेपर्ड का पैंथेरा यूनिका है. और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है टोटल वो एस्टिमेटेड है कितनी, 4000 to 6500. ठीक है. अब अगर
अब स्नो लेपर्ड का फिज़िकल फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्नो लेपर्ड जो है, इसका जो आउटर कोट होता है या फर जो होता है वो वाइट और ग्रे स्पॉटेड सा आपको दिखेगा, ठीक है, जिससे कि ये जो रॉकी माउंटेन्स हैं वहाँ पे ये अच्छे से ब्लेंड कर जाता है। तो एक फ़ीचर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर क्या है, कैमोफ्लाज का, ठीक है। तो वहाँ पे ये कैमोफ्लाज का फ़ीचर शो करता है, इसीलिए इसको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी नाम दिया गया है, ठीक है। अब थ्रेट्स की बात करते हैं। थ्रेट्स जो हैं इनको सबसे पहले तो एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। हम कोई भी सेटलमेंट, जैसे ही पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो हम ट्राई करते हैं कि हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट्स जो हैं वो मिलें। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को क्लियर कर रहे हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है हम उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उन जो वाइल्ड लाइफ है उसका हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट लॉस होने की वजह से उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी। वैसा ही स्नो लेपर्ड पे थ्रेट है। जब भी आप एक्सपेंशन करते हो, मे बी वो ह्यूमन सेटलमेंट है या आप कोई इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हो या आप कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा रहे हो, तो उससे जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ का जो फ्लोरा फौना है वो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होगा ही होगा, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। तो इसी तरह से स्नो लेपर्ड की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। दूसरा, रिटेलिएटरी किलिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब कई बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, कहीं पे लेपर्ड आ जाते हैं, कहीं पे जो एलिफेंट्स आ जाते हैं, कहीं पे कोई एनिमल आ जाता है ह्यूमन सेटलमेंट में। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो लोग डर जाते हैं और डर के मारे वो उसको मारने लगते हैं, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इस वजह से, क्योंकि एक तो हमने जो उनके हैबिटेट में हमने क्या बना लिया, अपने घर बना लिए। अब अगर वो अपना प्रे ढूंढते ढूंढते उस सेटलमेंट में आ जाते हैं तो हम लोग उससे डर जाते हैं और हम उसको मारने लगते हैं। तो ये इन चीज़ों की वजह से किलिंग्स जो हैं वो ज़्यादातर होती हैं। दूसरा, पोचिंग जब हम क्या करते हैं, उन एनिमल्स को किल करते हैं उनका कोई बॉडी पार्ट लेने के लिए, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड के केस में हम उसकी स्किन के लिए उसको किल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्रेट है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आपको पता है ग्लोबल इशू है, वो किसी से भी छुपा नहीं है। तो आप अगर स्नो लेपर्ड का हैबिटेट देखें तो वो रॉकी माउंटेन्स में है। अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से उनका जो हैबिटेट है वो बिगड़ रहा है। तो उसकी वजह से भी उनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होगी। नेक्स्ट क्या है, डिक्लाइंस इन नेचुरल प्रे स्पीशीज़, ठीक है। अब जिन पे ये फीड करते हैं, जैसे गोट हो गया, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स हो गए, मैरमट्स हो गए, अगर उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो अल्टीमेटली इन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकी पॉपुलेशन पे डिक्लाइन होगी। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो धीरे धीरे जो टॉप प्रीडेटर हैं उसकी डेथ हो जाएगी। और वो क्या होगा, एक फूड चेन जो होती है, अगर फूड चेन की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा और उसकी वजह से वो पूरा सिस्टम माउंटेन्स का वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्रेट्स हैं, क्योंकि जो स्नो लेपर्ड है उस हैबिटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का की स्पीशीज़ जो है वो स्नो लेपर्ड है। अगर उसका डिक्लाइन होता है तो पूरा का पूरा वहाँ का इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर हैबिटेट की, तो हैबिटेट जो है इनका, वो एक तो आपको ये पता चल गया कि माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं। तो ज़्यादातर जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो एशिया में ही आपको मिलते हैं, और एशिया में 12 कंट्रीज़ हैं ऐसी जहाँ पे आपको ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो वो कौन कौन सी हैं, अफ़गानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान।
लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा जो हैबिटेट है वो कहाँ पे है इनका, चाइना में, ठीक है। अगर आप देखें तो 60% तक का जो हैबिटेट है वो अकेला चाइना में मिल रहा है। तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन जो होगी सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे होगी इनकी, चाइना में, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है, 70% स्नो लेपर्ड हैबिटेट को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो हमें वो जो एस्टिमेट है वो नहीं है कि उन हैबिटेट्स में कितनी उनकी पॉपुलेशन होगी। तो इसीलिए जो स्टडी है वो चल रही है स्नो लेपर्ड्स पे, ठीक है। अब डाइट क्या है इनकी वो देखते हैं। अगर हम ट्रॉपिक लेवल में देखें, ये बेसिकली क्या है, कार्निवोर मतलब जो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को खाते, ठीक है, दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं सिर्फ। तो ये जो मेनली जो आपकी ब्लू शीप है तिब्बत की, उस पे फीड करते हैं और माउंटेन इबेक्स पे फीड करते हैं। और इनका एक फीचर है कि ये अपने से 3 गुना ज़्यादा वेट के एनिमल को किल कर सकते हैं, ठीक है। और छोटे एनिमल्स पे भी ये फीड करते हैं, जैसे मैरमट्स हो गए, हेयर्स हो गए, गेम बर्ड्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनका प्रोटेक्शन स्टेटस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम IUCN की बात करें, रेड लिस्ट की बात करें, तो इसमें इनका स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है। मतलब ये जो अभी क्या है, अभी ये एंडेंजर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन वल्नरेबल है, ठीक है। ये इनको खतरा हो सकता है किसी भी वक्त अगर इन पे ज़्यादा ध्यान ना दिया गया, ठीक है। अब साइट्स क्या है, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में साइट्स, IUCN और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसमें आप देख सकते हैं। तो साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, उनको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब क्या है कि हाईली प्रोटेक्टेड है, मतलब इसका ट्रेड पूरी तरह से क्या होगा, प्रोहिबिटेड होगा, इसको आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका भी यही मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि आप इस एनिमल का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है ये हाईली प्रोटेक्टेड है, आप इसको बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स का स्टेटस क्या है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको किस शेड्यूल में रखा गया, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब वाई दे मैटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो माउंटेन में है ये टॉप प्रेडेटर होते हैं, ठीक है। अगर इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो गया है तो जो फूड चेन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। उसकी वजह से जो नीचे जो लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो माउंटेन का एक एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड्स का वहाँ पे थ्राइव करना बहुत ज़रूरी है बाकी स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम एज अ क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर भी मान सकते हैं। अगर आपको पॉपुलेशन में डिक्लाइन दिख रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो उस माउंटेन रीजन में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो आया था वो है न्यू हनी बी स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे ये डिस्कवर किया है, क्या इसका नाम है वो हम देखते हैं। तो न्यूज़ में ये आया था द हिंदू के आर्टिकल में, और ये जो स्पीशीज़ है ये वेस्टर्न घाट्स से स्पॉट किया गया है आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 200 ईयर्स, ठीक है। इससे पहले जो स्पीशीज़ जो है वो डिस्क्राइब की गई थी वो है एपिस इंडिका 1798 में बाय फेब्रिशियस, ठीक है। तो एपिस इंडिका जो स्पीशीज़ है इससे पहले डिस्कवर की गई थी। उससे पहले भी एक स्पीशीज़ है, उसका नाम क्या है, एपिस सेरेना, ठीक है। तो अब कुल मिला के पहले 2 स्पीशीज़ थी, अब एक तीसरी स्पीशीज़ इंडिया में डिस्कवर हो गई, तो 3 स्पीशीज़ हो गई। अब ये आपको याद रखना है, एपिस
इंडिका, एपिस सेरेना, और अब जो नई स्पीशीज़ आई है उसका नाम क्या है, एपिस कैरिंजोडियन, ठीक है, और उसका कॉमन नेम है इंडियन ब्लैक हनी बी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एपिस कैरिंजोडियन जो है ये एपिस सेरेना के मॉर्फोटाइप से क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। मतलब मॉर्फोटाइप्स का मतलब क्या है कि सिमिलर स्पीशीज़ होता है, लेकिन क्या हो जाता है उसका क्लाइमेट की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से वो थोड़ा सा अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेता है। जैसे एपिस कैरिंजोडियन है वो इवॉल्व हुई किस वजह से, वो इस वजह से इवॉल्व हुई कि वहाँ का जो वेस्टर्न घाट्स का जो एनवायरनमेंट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, तो उस एनवायरनमेंट में उसने अपने आप को एडजस्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो स्पीशीज़ है वो चेंज हुआ एपिस सेरेना से एपिस कैरिंजोडियन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की कि ये कहाँ कहाँ पे आपको इंडिया में मिलेगा। तो एपिस कैरिंजोडियन जो है वो कहाँ पे है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज टू सदर्न वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट का जो सेंट्रल पार्ट है और सदर्न वेस्टर्न घाट जो है, मतलब सदर्न पार्ट है जो वेस्टर्न घाट्स का, कवरिंग द स्टेट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अगर मैप पे आप देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैप अगर देखें तो ये है वेस्टर्न घाट्स इंडिया में, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स कुछ यहाँ पे आएंगे और सदर्न वेस्टर्न घाट्स कुछ यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब पहले 2 स्पीशीज़ थी, अब तीसरी एक और स्पीशीज़ यहाँ पे जुड़ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री में जो एपीकल्चर है उसको एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर होता है जब हम बी कीपिंग करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल कंडीशंस में, जैसे हम अपने घर पे क्या कर देते हैं, वो बॉक्सेस लगा देते हैं और हम बी कीपिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। अब हमारे पास 3 स्पीशीज़ है जिसकी वजह से जो हनी का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी वजह से एपीकल्चर में बूस्ट आएगा, ठीक है, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा जो हम हनी से प्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो हुई बात इंडिया में 3 स्पीशीज़ हो गए। अब वर्ल्ड में हनी बी के जो स्पीशीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो गए अप टू 11, ठीक है, पहले 10 थे अब 11 हो गए। अब एपिस कैरिंजोडियन जो है इसका एक बहुत ही की फीचर है या सेलिएंट फीचर हम कह सकते हैं कि इनका जो हनी होता है वो प्रोड्यूस होता है हायर क्वांटिटीज़ में और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक होती है। बाकी 2 स्पीशीज़ के जो हनी हैं उनसे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी और ये ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हमारे जो एपीकल्चर के फार्मर्स हैं, ठीक है, और इकोनॉमी में एपीकल्चर में एक बूम आप कह सकते हैं वो आ सकता है अगर इसको अच्छे से मैनेज किया जाए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है वो क्या है, प्रोटेक्शन स्टेटस। अब IUCN रेड लिस्ट में इसको रखा गया है नियर थ्रेटन स्पीशीज़ में, मतलब इसको खतरा है लेकिन उतना नहीं है। अब इसको मतलब आप क्या कह सकते हैं कि इस पर इतना ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इससे रिलेटेड एक चीज़ है स्वीट रेवोल्यूशन। जैसे आपने पढ़ा होगा वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन होती है मिल्क के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन होती है क्रॉप्स के लिए, जो एक मिशंस आए थे इंडिया में। अब जो स्वीट रेवोल्यूशन है ये है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, ठीक है, हनी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये स्वीट रेवोल्यूशन लाया गया। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था एपीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एपीकल्चर जिसको पॉपुलरली कहते हैं बी कीपिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद इस रेवोल्यूशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन स्टार्ट किया 2020 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन आया था और किस मिनिस्ट्री ने लाया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन
जो है वो स्टार्ट किया था। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक और चीज़ आई है, एक और नया स्पीशीज़ आया है, वो है क्रैब स्पीशीज़। तो रिसर्चर्स ने क्रैब स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर किया है, एक एस्चुरीन क्रैब स्पीशीज़। एस्चुरीन या एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी वो वाटर बॉडी होती है जो फ्रेश वाटर बॉडी और मरीन वाटर बॉडी से मिलके बनी होती है। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का एक क्या कह सकते हैं, जंक्शन जो है वो बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी। ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको मिला है, कहाँ से डिस्कवर हुआ है? एट द मैंग्रोव्स ऑफ परांगीपिताई नियर द वेलार रिवर एस्चुरी। कौन सी एस्चुरी है? वेलार रिवर और कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु की कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में ये जो स्पीशीज़ है वो पाया गया। इस स्पीशीज़ का नाम रखा गया सूडोहेलाइस अनामलाई। अब अनामलाई जो नाम है वो किस पे रखा गया? वो अनामलाई यूनिवर्सिटी है, उसकी सर्विस को रिकॉग्नाइज करते हुए ये जो स्पीशीज़ है उसका नाम रखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं इनके की फीचर्स क्या हैं कि वो दूसरे क्रैब से कैसे अलग है। तो इसका जो एक फीचर है कि इनका कलर जो है वो डार्क पर्पल से डार्क ग्रे कलर आपको दिखेगा, और लाइट ब्राउन, येलोइश ब्राउन और वाइट पैचेस आपको दिखेंगे पोस्टीरियर कैरापेस पे इनके, विद लाइट ब्राउन किलिपीड्स। ठीक है, ये आपको इसका जो की फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और इसका जो साइज़ है वो स्मॉल है, और मैक्सिमम विड्थ जो है इनकी वो है 20 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये एग्रेसिव नहीं है, बाकी स्पीशीज़ की तरह ये एग्रेसिव नहीं है, एंड कैन मूव फास्ट लाइक अदर इंटरटाइडल क्रैब्स। तो बाकी जो क्रैब्स हैं उनकी तरह ये फास्ट जो है मूव कर सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट देखते हैं, कहाँ पे इनका हैबिटेट कैसा है और कहाँ पे ये इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्पीशीज़ जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? जो मैनग्रोव्स हैं उनके मडी बैंक्स पे। ठीक है, मैनग्रोव्स वो प्लांट्स हैं जो आपको कहाँ में मिलेंगे? डेल्टाज में मिलेंगे, जो सी का शोर होता है वहाँ पे, जो सलाइन वाटर थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे मैनग्रोव्स आपको मिलते हैं। ठीक है, डेल्टाज जो बनते हैं वहाँ पे मैनग्रोव्स आपको मिलेंगे, और ये बरोज़ में रहते हैं बेसिकली। और बरोज़ कहाँ पे होते हैं? जो मैनग्रोव्स के, एविसीनिया मैनग्रोव्स के न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो फ्लोटिंग रूट्स होते हैं, जिसमें एयर स्पेस आपको मिलेगी, तो वो बेसिकली आपको मैनग्रोव्स में ही दिखेंगे। ठीक है, उन रूट्स के पास में ये बरोज़ क्या बनाते हैं और उसमें वो रहते हैं। बरोज़ की डेप्थ जो रहती है वो यूजुअली 25 से 30 सेंटीमीटर और ब्रांच्ड होती है। ठीक है, अब इंडिया में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे आपको मिलेगी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है और ईस्टर्न इंडियन ओशन में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब एक और जो टॉपिक है वो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया का फर्स्ट सोलर विलेज है या सोलर पावर्ड विलेज है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? मोढेरा इन गुजरात। ठीक है, अभी ये रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है। तो एक विलेज है जिसका नाम है मोढेरा, गुजरात में ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विलेज है, क्या नाम है उसका? तो मोढेरा उसका नाम है। वो कहाँ पे, किस स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं, जिससे कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब उन्होंने 1000 सोलर पैनल्स वहाँ पे क्या किए, इंस्टॉल किए हैं, जिससे कि वो अपने पूरे विलेज की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, उनको एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो ये चीज़ वहाँ पे हुई है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर हिट रिकॉर्ड हाई इन 2021। तो 2021 में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा हिट किया अर्थ को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को, और
मेनली ये कौन कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 2021 में, और ये रिपोर्ट जो है वो किसने दी है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अब एक और चीज़, वर्ल्ड रैंकिंग हम अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड की, हम कार्बन एमिशन की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे टॉप पे आता है चाइना, फिर उसके बाद यूएस, फिर इंडिया, ठीक है। इंडिया तीसरे नंबर पे। अगर हम फिगर्स की बात करें तो इंडिया करीब करीब 7% के आसपास जो वर्ल्ड का एमिशन है वो करता है, ठीक है। यूएस करता है करीब करीब 14% का, तो आप देख सकते हैं एक डबल जो गैप है इसमें, ठीक है। और चाइना करता है करीब 30% के आसपास। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना में कितना गैप है। इंडिया करता है 7% तक और चाइना करता है 30% में, तो ऑलमोस्ट ट्रिपल आप कह सकते हैं चाइना जो है एमिशन कर रहा है इस टाइम वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने कंपाइल किए थे। आगे भी मैं ये जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लेके आऊँगी। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू।